हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। ये आज बात करने वाले हैं सदिश और अदिश स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका मान होता है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि सदिश राशि होता क्या है। तो पहले सदिश राशि होता क्या, ये आया कहाँ से। सदिश और अदिश एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है किसमें, सदिश राशि में और अदिश राशि में। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखिए, सदिश राशि होता क्या है, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। जैसे सा का मतलब क्या, साथ में, और दिशा का मतलब दिशा। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा साथ हो, जिसमें क्या हो, दिशा साथ हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश। और मतलब नहीं होता, जिसमें दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश। जैसे कि देखिए, संवेग, ये सब देखिए, पहले ये बात बताती है। सबसे पहले यहाँ क्या आता है, विस्थापन। इसका विस्थापन और पहले समय, और इसका आता है लंबाई, समय, ये सब एग्जाम्पल है। दूरी। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। अगर मान लीजिए ये बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ए से हमको बी तक जाना है, तो यहाँ से हम घूम के भी रास्ता जा सकता है। तो ये जब घूम के जाएंगे तो ये इस टाइप से रास्ता, इसमें दिशा निश्चित नहीं हुआ। जब दिशा निश्चित नहीं होगा तो इसको कहेंगे कि यह दूरी है। ये जो दूरी है, यह क्या है, दूरी है। लेकिन जब ये बिंदु से हम सीधा सीधा इस दिशा में चले आवे तो कहेंगे कि यहाँ पे दिशा निश्चित था, एक सरल रेखा है, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। मतलब कि जिसमें दिशा हो, दिशा साथ में हो। जैसे इसमें देखिए, ये तो इधर गया लेकिन इधर की ओर गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है, और अगर इधर उत्तर हो सकता है तो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर यहाँ से उत्तर की ओर गया। तो जब उत्तर की ओर दिशा साथ हो और उसके साथ परिमाण हो तो उसको क्या कहेंगे, विस्थापन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहते हैं कि 5 किलोमीटर गया, तो गया 5 किलोमीटर तो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। इसमें दिशा नहीं है तो इसका विस्थापन नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अदिश राशि। अब देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि में बस इतना सा अंतर है कि ये जो है सदिश योग नियम का पालन करता है। सदिश योग नियम क्या होता है, आगे हम इस पे बात करने वाले हैं। पहले ये समझिए कि दिशा तो होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन और किस पे डिपेंड करता है, सदिश योग नियम पे डिपेंड करता है। इसमें सदिश योग नियम चलता है। जबकि अदिश राशि जो है ये सिंपल बीज गणितीय नियम का पालन करता है। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर हम कहते हैं 5, ये हो गया सिंपल बीज गणितीय नियम। जबकि ये किस नियम से चलता है, सदिश का योग नियम से चलता है। चलिए, ये सब अगर इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे है विस्थापन। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या कहते हैं, समय के साथ क्या कहेंगे, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। मतलब कि अगर लिखे वेग बराबर तो क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब बताइए, जिसमें विस्थापन के साथ आ रहा है, विस्थापन एक आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, एक आदमी के साथ आ रहा है, एक देखिए मिल रहा है, विस्थापन बटा समय, ये होगा वेग, क्या कहला जाएगा, ये भी सदिश राशि कहला जाएगा। वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि का एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। और अदिश राशि का एग्जाम्पल हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दूरी, चाल, दाब, शक्ति, ऊर्जा इत्यादि। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछेगा आपको, ये या तो ऑप्शन में शक्ति दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, और इससे ऑप्शन दे देगा। आपको कंफ्यूजन इसमें हो जाएगा, इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। जबकि ये सब देखिए सही से, दाब, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, ये चारों हमेशा याद रखना है। बाकी सब जितना आएगा लगभग चीज आता है सदिश राशि में, लेकिन शक्ति, ऊर्जा और कार्य जो है अदिश राशि है। आगे बताएंगे कि ये अदिश राशि भी प्रॉपरली नहीं है, ये एक टेंसर क्वांटिटी हो जाता है ना, ये अलग टाइप थोड़ा सा हो जाता है। इसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, बट फिर भी ये अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए। चलिए आगे नेक्स्ट बताते हैं।
चलिए देखिए, बताया फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला इसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, है ना। और ये है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और देखिए एक और इसका ही भाग होता है टेंसर क्वांटिटी। इसमें बताए थे कि दिशा होता है, परिमाण होता है, और क्या होता है, इसके साथ साथ सदिश योग नियम का क्या करता है, पालन करता है। सदिश योग नियम का पालन करता है। इसमें बताए थे कि अदिश राशि में क्या होता है, तो अदिश राशि जो है इसमें दिशा नहीं होता है, ये दिशा इसमें नहीं होता है। और क्या होता है, इसमें परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। और ये जो है बीजगणितीय नियम का ये बीजगणितीय नियम से चलता है, बीजगणितीय नियम से चलता है। इसमें बीजगणितीय नियम से कैलकुलेशन करते हैं। जबकि टेंसर क्वांटिटी जो है इसमें जो है दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है, सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, तो पहला तो इसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में कितने भाग होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। बट कहीं कहीं पे आपको टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं रह के सीधा सीधा जब ये शक्ति, ऊर्जा और कार्य दिखे तो टेंसर क्वांटिटी आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही ऑप्शन में रहेगा। अगर टेंसर नहीं दिखे तो आपको स्केलर क्वांटिटी का ही एग्जाम्पल मान लेना है, कौन सा, शक्ति, ऊर्जा और कार्य। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं कि इसको निरूपित कैसे किया जाता है, वेक्टर को निरूपित कैसे किया जाता है, और इसमें देखिए निरूपित कैसे किया जाता है। अब एक सब बात आया कि एक परिमाण है और एक दिशा है, ये दोनों है क्या क्या, ये दोनों है क्या। जैसे अब कहेंगे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ये सिर्फ मेरा परिमाण हुआ। बट इसको कहेंगे कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये क्या हो गया, इसके साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो गया। मतलब कि ये हो गया कौन सा राशि, एक वेक्टर हो गया। ये 5 किलोमीटर ये सिर्फ परिमाण है, क्या हो गया, स्केलर, अदिश हो गया। कोई दिक्कत? ये सब समझ में आ रहा है? चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो बताते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके माथा पे एक तीर का निशान लगा दिया जाता है। क्या, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसके सर पे एक तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है, जो कि ये तीर का चिन्ह में इस तरह से दिख रहा होगा। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये इस टाइप का, इसको कहते हैं ये दर्शाता है दिशा को। ये क्या दर्शाता है, इस टाइप को दिशा। और ये जो आपको ये जो लंबाई सीधा सीधा दिख रहा है ये दर्शाता है परिमाण। मतलब कि अगर किसी के ऊपर अगर ये तीर का निशान लगा दिया जाए तो समझ जाना है कि वो क्या दर्शा रहा है, कि वह एक वेक्टर है। लेकिन वेक्टर का परिमाण दिखाना, ये सिर्फ वेक्टर को दिखाने के लिए, वेक्टर को सिर्फ दिखाने के लिए क्या कहेंगे, उसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। ए हो गया प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया। लेकिन अगर कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को कभी भी ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, हमेशा इसको प्लस लिया जाता है, क्योंकि इसको मोड में रखते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, क्योंकि इसको मोड में लिया जाता है। कोई दिक्कत? ये दर्शाया किसको, तो वेक्टर क्वांटिटी को, और ये दर्शाया वेक्टर क्वांटिटी के परिमाण को। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि कुछ सदिश राशि को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सदिश राशि को कितने भागों में बांटा गया है, तो सदिश भी 2-3 प्रकार के होता है। तो पहला देखिए, सदिश को बांट दिया जाता है, सदिश राशि को बांटता है, एक होता है जीरो वेक्टर, ZERO, जीरो वेक्टर,
या इसी को कहते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। और एक होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं एकांक सदिश, इसको कहते हैं शून्य सदिश, शून्य सदिश। अब देखिए, अब कह रहा है एक जीरो वेक्टर और एकांक मतलब आदि एकांक सदिश, ये दोनों यूनिट वेक्टर, इसको कहते क्या है? तो यूनिट वेक्टर उसको कहेंगे जब ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य हो परिमाण, तो क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएगा? एक शून्य वेक्टर, ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। जैसे यदि कोई परिमाण a है और इसका परिमाण क्या है? बराबर में b है, तो अगर इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर ही क्या हो गया? जीरो। ये क्या कौन सा परिमाण कहलाएगा? कौन सा वेक्टर का ये कहलाएगा? तो ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। और इसमें देखिए, अगर कोई परिमाण a है, इसको a बटा a लिखेंगे, ये कटने के बाद क्या आ जाएगा? 1। तो जिसका परिमाण क्या आ जाए? 1 आ जाए, उसको क्या कहेंगे? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। और जिसका परिमाण शून्य आ जाए उसको क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि सदिश योग नियम होता क्या है। सदिश योग नियम क्या होता है? बताए थे कि सदिश योग नियम जो है दो प्रकार के होता है। अभी इसके पहले बता रहे थे कि सदिश योग नियम का पालन करता है कौन सी राशि? तो वेक्टर जो होता है वो सदिश योग नियम का पालन करता है। तो सदिश योग नियम क्या होता है? सदिश योग नियम दो प्रकार के होता है। पहला होता है त्रिभुज का नियम और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। पहला होता है त्रिभुज का नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, इसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब पहला नियम देखिए, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, इसमें बता रहे हैं। पहला जो है ट्रायंगल लॉ क्या है? तो ट्रायंगल लॉ में कहता है कि यदि कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलग है, और इसको बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन मान लेते हैं अलग है। जब ये दोनों को हम जोड़ते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका जो फाइनली वैल्यू आता है इसको कहते हैं आर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जोड़ेंगे कैसे? इसको कहते हैं हेड और टेल के साथ जोड़ना है। मान लिया जाए कि ये कोई ए वेक्टर है, ये क्या है? ए वेक्टर है, तो इसका क्या कहलाएगा? ये हेड, और ये वाला भाग कहलाएगा टेल। तो एक हेड और दूसरे वेक्टर का टेल लेना है। ये हो गया, मान लेते हैं बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर का ये हेड हुआ और बी वेक्टर के लिए ये वाला जो दिख रहा है ये क्या हो गया? टेल हो गया। तो हेड और टेल मतलब कि एक का सर लेना है, दूसरे का पूंछ लेना है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ये मेरा क्या आ जाएगा? ये आर कहलाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो आर बराबर लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कौन से नियम से आ गया है? तो ये जो है ये त्रिभुज के नियम से आया है। कौन सा नियम से? त्रिभुज के नियम से। रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या आता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? लॉ ऑफ ट्रायंगल में कोई दिक्कत? वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल में कोई दिक्कत? चलिए अब इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। कहा दे कि कोई जो है उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, और कोई बी वेक्टर है जो कि कोई दिशा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो पूछेगा ट्रायंगल लॉ के अनुसार बताइए कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो लिखेंगे 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर बराबर 7 वेक्टर। आर बराबर हो जाएगा 7 वेक्टर। बट अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा कि ये तो पूछेगा ट्रायंगल लॉ तो ठीक है, लेकिन ट्रायंगल लॉ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। सभी जगह पे उपयोग होता है पैरेललोग्राम लॉ, जो कि दूसरा नियम है। दूसरा नियम है, कहता है यदि कोई दो वेक्टर क्या है? दो वेक्टर देखो ये क्या आता है? समांतर चतुर्भुज।
ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ क्या है, ये ए वेक्टर है और ऊपर की ओर जो आपको दिख रहा है यहाँ से ऊपर की ओर ये बी वेक्टर है। तो पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका डायगोनल साइड हो जाता है, जो कि इसको ऐसे डायगोनल की तरफ मिला जाता है, ये हो गया आर वेक्टर। मतलब कि समांतर चतुर्भुज, देखिए ये दिख रहा है एक समांतर चतुर्भुज जैसा। अगर ये ए वेक्टर मानते हैं और ये बी वेक्टर मानते हैं तो पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है किसका, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। जहाँ ये जो आपको यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। चलिए अब कहेगा कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर है और कोई एक कोई वेक्टर है उसके साथ कोई कोण बना रहा है अल्फा, तो बताइए कि रिजल्टेंट वेक्टर और ये ए वेक्टर है इसके साथ कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो इसके लिए आपको लगाना होगा tan थीटा, tan अल्फा थीटा, यहाँ पे कितना अल्फा लिए हैं तो tan अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या है, हाँ, यदि ए तथा बी दो सदिश राशि है तथा उनके बीच का कोण थीटा हो तब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बताइए कि cos थीटा का जो रेंज है कितना होता है, cos थीटा का रेंज जो है कितना होता है, +1 से लेके कितना तक होता है, -1 तक होता है, +1 से -1 तक होता है। रेंज कहने का मतलब अवकात, तो cos थीटा का औकात कहाँ तक होता है, ये कम से कम -1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 और -1 के बीच में ही इसका औकात है, इतना ही उछल सकता है। चलिए इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए कि cos थीटा का मान अगर cos 0 डिग्री का आपसे मान पूछेंगे तो कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 45 डिग्री का मान आपसे पूछ लिया जाए तो 1/√2 होता है। cos 90 डिग्री का मान पूछ लिया जाए आपसे तो cos 90 का मान होता है 0 और cos 180 डिग्री का मान पूछ लिया जाए तो cos 180 डिग्री का मान होता है -1। मतलब कि 0 और 180 के बीच में क्या करेगा, घूमते रहेगा। इसे और भी मान हो सकता है बट ये जो है 1 और -1 के बीच ही इसका रेंज होता है cos थीटा का। चलिए ये सब वैल्यू सिर्फ याद रखना है। अब बताते हैं कि इस पे क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये समझ में आया। अगर कोई क्या दिया रहे, कोई परिणामी सदिश आर है, जैसे कि परिणामी सदिश आर है और इसके साथ ए कोई और वेक्टर है और जो कि अल्फा कोण बना रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए के साथ जो अल्फा कोण बन रहा है, ये देखिए ये परिणामी वेक्टर हुआ और ये ए वेक्टर हुआ। परिणामी वेक्टर और ए वेक्टर के साथ ये जो अल्फा कोण बन रहा है इस कोण का मान क्या होगा, तो इस कोण का मान निकालने के लिए लगाएंगे tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे ए प्लस b cos थीटा। जहाँ पे ए और b क्या है, देखिए ए वेक्टर और ये b वेक्टर। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन इस पे बताते हैं जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए सदिश योग नियम आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है यदि कोई वस्तु पूरब की दिशा में 3 न्यूटन और उत्तर की दिशा में
4 न्यूटन का बल लगाता है तो परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल क्या होगा मतलब कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यदि कोई है, ये डायरेक्शन है, ऊपर की ओर क्या बताता है उत्तर, नीचे की ओर क्या बताता है दक्षिण, और ये साइड पूरब और इधर पश्चिम। चलिए अब बताइए क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए कह रहा है कि पूरब की ओर, तो पूरब इधर हुआ, पूरब मान लेते इधर हुआ, यहाँ तक आया कितना 3 न्यूटन का बल लगाया। और कह रहा है उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना न्यूटन का बल लगा रहा है 4 न्यूटन का बल लगा रहा है। मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री हो रहा है 90 डिग्री का हो रहा है। चलिए अब उसी तरह से एक वस्तु बना देते हैं और इसमें क्या करते हैं दर्शा देते हैं कि एक कोई वस्तु है, इस पे कोई वस्तु है, इसमें कोई वस्तु है और इसमें क्या लग रहा है, ये उधर पूरब हो गया, पूरब की ओर कितना न्यूटन का बल लग रहा है 3 न्यूटन का बल लग रहा है। और ये ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितना दिशा लग रहा है 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका परिणामी बल क्या होगा। तो यहाँ पे जो है थीटा का मान 90 डिग्री और ये देखिए यही ना मेरा परिणामी बल होगा। परिणामी बल इसको क्या करेंगे इधर से मिला देंगे। चलिए परिणामी बल मतलब आर। अब बताइए कि हमको ए मान लेते हैं, ए वेक्टर 3 न्यूटन दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर 4 न्यूटन दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। चलिए बताइए a का मान क्या है, a का मान हो गया 3 का स्क्वायर, b का मान हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे 3, b के जगह पे 4 और cos थीटा के जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि एक दिशा एक और पूरब और उत्तर के बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। चलिए मान रख दीजिए सबका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 दूनी 6। बताइए यहाँ पे cos 90 का मान 0 अभी बताए थे और 0 गुना कुछ भी करेंगे क्या हो जाएगा 0। 16 9 25 बराबर में कितना हो जाएगा 5। आर बराबर कितना निकल के आया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर 5। यही हमसे क्या कर रहा था क्वेश्चन में पूछ रहा था कि परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए निकल गया। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर तो ठीक है निकाल लिए, लेकिन कभी कभी इसमें पूछेगा कि मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर तो निकालना है लेकिन मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए सीधा लगा लेते हैं हम लोग फार्मूला √। देखो मैक्सिमम निकालने का भी यही नियम है आर मैक्स। क्या फार्मूला लगाते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 होगा। cos थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, क्योंकि अगर 1 से कम रहेगा -1 रहेगा तो यहाँ पे घट जाएगा। लेकिन यही कह रहा है कि मैक्सिमम कब होगा जब इसका मान cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा में थीटा बराबर कब होगा, थीटा बराबर जब 0 रहेगा तो इसका मान क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab और इसका मान cos 0 का मान हो जाएगा 1 तो इंटू में 1। अब देखो तो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ से देखो पहले से रूट में था स्क्वायर रूट कैंसिल तो हो जाएगा a प्लस b। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आर मैक्स मतलब मैक्सिमम परिमाण क्या होगा तो लिखेंगे a प्लस b। मैक्सिमम परिमाण निकालना रहे तो सीधा सीधा क्या करेंगे a प्लस b। इसी तरह से अगर आर मीन का मान पूछे, आर मिनिमम का मान पूछे तो √ क्या हो जाएगा सेम यही वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ पे b² प्लस
2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तब क्या होगा मिनिमम, क्योंकि 180 में होता है -1 और cos का वैल्यू है 1 से लेके -1 के बीच में। तो एक सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू क्या हो रहा है 1। तो 1 कब होगा, जब ये थीटा 0 रहेगा तब। और -1 कब होगा, जब थीटा का मान 180 रहेगा तब। तो वही पूछ रहा है कि आर मीन का वैल्यू क्या होगा। तो आर मिनिमम के जगह पे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे थीटा का 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान -1 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी। तो आर मिनिमम का मान पूछे तो हो जाएगा क्या, a माइनस बी। चलिए ये सब समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं, एक और क्वेश्चन है, लिख लिए होंगे। एक क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु पर यदि कोई वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर है, एक इधर है ए वेक्टर और एक इधर है बी वेक्टर, ये दोनों का जो मान है बराबर है। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेगा कि दो वेक्टर समान दिया हुआ है जिसका परिमाण समान है और पूछेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी समान है। मतलब कि ये दोनों वेक्टर जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर भी समान हो जाए तो पूछेगा कि बताइए यहाँ पे जो थीटा का मान बन रहा है थीटा का मान क्या होगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है, यहाँ इसका रिजल्टेंट वेक्टर r है, तो पूछेगा यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमको पता है कि r वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बराबर है a वेक्टर बराबर है b वेक्टर, इसका मान लेते हैं सभी का क्या है x है। अब हम लोग जानते हैं कि r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बताइए इधर रूट है, इसको इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बताइए r के जगह पे कितना मान है, सभी का मान x से रख दीजिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a के जगह पे भी x स्क्वायर, b के जगह भी x स्क्वायर प्लस देखो तो 2 इंटू ए बी और दोनों का मान x ही है तो 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये दोनों में कॉमन है x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और इधर बचेगा कॉस थीटा। अभी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं तो बचेगा 1, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। इसको इधर जब ले आएंगे 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा -1/2 बराबर कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, -1/2 बराबर कितना, -1/2 किसका मान होता है, तो कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। तो थीटा बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अगर कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है जो कि आपस में बराबर है तथा इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी के बराबर है, तो बताइए कि थीटा का मान कितना होगा। तो थीटा का मान 120 डिग्री डायरेक्ट क्या करना है, मार के चले आना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्या है
ये सब जरूरी है। चलिए आज इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।